Okay, so what we're going to do today is first a small revision of the previous topic. हमने क्लासिकल मॉडल के बारे में बात करी थी. क्लासिकल मॉडल के अंदर हमने क्लासिकल मॉडल के अंदर बात करी थी जिसमें हमने बात करी थी कि हमारा जो इनकम एंड आउटपुट है वो सिर्फ सप्लाई साइड फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड साइड फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता. कीनीजियन सिस्टम जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा कि कीन्स की जो थ्योरी है वो आई ही उसी पॉइंट पे है जहाँ पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है. क्लासिकल थ्योरी कहाँ फेल हुई थी? क्लासिकल थ्योरी फेल हुई थी बिकॉज इट वॉजंट एबल टू प्रिडिक्ट और इट वॉजंट एबल टू गिव अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ 1929 वेयर वी हैड अ ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड. तो वो कहते थे कि यार सामान बनाते रहो, बिक अपने आप जाएगा. बट 1929 में वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन हैपेंड वेयर आपने सामान तो बनाया हुआ, आपकी फैक्ट्रीज खाली पड़ी हुई है बट कोई डिमांड ही नहीं कर रहा उस प्रोडक्ट की. सो दैट लेड टू अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड. जब आपका एएस कर्व जो है एब्सोल्युटली फ्लैट है, ठीक है, ये वाली हमने बात करी थी, एब्सोल्युटली फ्लैट एएस कर्व. एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर अब आपकी सिर्फ डिमांड जो है अगर वो डिफिशिएंट होगी तो दिक्कत रह जाएगी. तो अगर आपकी डिमांड कम है तो आपका आउटपुट कम होगा, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आपका आउटपुट ज़्यादा होगा. ठीक है. सो इस तरीके से हमारा ओवरऑल कीनीजियन थ्योरी की बिगिनिंग हुई थी इस पॉइंट से. तो कीनीजियन थ्योरी ने क्या कहा था कि बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पेंडिंग कितना है, क्योंकि स्पेंडिंग वो ऑटोमेटिकली आउटपुट बन जाएंगे. स्पेंडिंग आउटपुट क्यों बन जाएगा अपने आप ही? क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, फैक्ट्रीज बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, जितना आप डिमांड करोगे उतना बन जाएगा. तो जो आपने एक स्टेटमेंट सुनी हुई क्लास 12th में, अगर आपने नहीं भी सुनी होगी तो इकोनॉमिक्स में एक फेमस स्टेटमेंट है कीनीशियंस की, विच सेज दैट डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई. ठीक है, वो यहीं से अर्ली कीनीशियंस से ही आती है वो पूरा एनालिसिस, बिकॉज यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सप्लाई पड़ा है बट डिमांड की डेफिशिएंसी है. अब डिमांड कहाँ से आता है? डिमांड नॉर्मल इकोनॉमी में, इन 4 सेक्टर इकोनॉमी 4 जगहों से आता है. या तो कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, या इन्वेस्टर्स डिमांड करेंगे, या गवर्नमेंट डिमांड करेगा गुड्स, या फिर बाहर से डिमांड ऑफ गुड्स आएगी. तो बेसिकली हम कह रहे हैं कंट्री के अंदर डिमांड कहाँ से आती है? डिमांड 4 सेक्टर से आती है. ये 4 सेक्टर्स के बारे में हमने बात करी. देन we also now not going into details, we also saw the consumption function हमने देखा था कि C bar autonomous consumption, बिना इनकम के भी लोगों की कुछ कंजम्पशन होगी वो होगा. एंड स्मॉल c into y which basically is the MPC, कि अगर आपकी इनकम 1 रुपये से बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी. we saw that and we saw the equilibrium as well. ये AD is equal to y, जो ये वाली लाइन है 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन बेसिकली डिपिक्ट कर रही है AS फ्लैट एएस को डिपिक्ट कर रही है कि जितनी आपकी डिमांड होगी उतना ही आपका आउटपुट बन जाएगा. अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी आपका आउटपुट भी ज़्यादा होगा. तो यही हमने यहाँ पर देखा कि जितना ये आपका कंजम्पशन फंक्शन है, जितना आपका आउटपुट, जितना आपका डिमांड है और 45 डिग्री लाइन से जहाँ पे मीट कर रहा है उतना आपका आउटपुट है. ठीक है, तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड है और यहाँ पर आपका आउटपुट है. तो जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है. ठीक है, we saw about unintended inventories वाला concept भी, just revise that. Then savings is just the opposite of consumption. हमने savings function के बारे में भी बात करी थी, where we talked about कि इनकम जो है या तो वो कंज्यूम होगी या सेव होगी. दो ही सोर्सेज होते हैं इनकम के. अगर आपके पास इनकम आ रही है तो आप सेव करोगे, कंज्यूम करोगे. अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो आपने सेव कर लिया. सो जस्ट पुट ऑन योर कंजम्पशन फंक्शन. ये फंक्शन जो हमने एलैबोरेट किया था उसको इसमें पुट करोगे. सो यू विल गेट -c bar is equal to 1 - c into y. Now what is this 1 - c? This 1 - c is also called as MPS, marginal propensity to save. It's also written as small s. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि हमारी जो एक्चुअल इनकम होती है वो डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर. डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? आफ्टर टैक्स और आफ्टर ट्रांसफर्स जो इनकम होती है. तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम होती है माई इनकम जो मैंने रिसीव करी, ठीक है, देन मुझे जो ट्रांसफर्स मिले माइनस जो मैंने टैक्सेस पे किए. ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम एक साथ ले जाते हैं. एंड देन वी सी दैट हमारा जो हमारा AD की वैल्यू है, AD को अगर हम इन सारे टर्म्स को एक साथ ले जाएं, ये बार वाले टर्म्स को, ये बार वाले टर्म्स का मतलब होता है दीज आर ऑल टर्म्स विच आर कॉल्ड एज ऑटोनॉमस, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती हैं. तो हमने सारे ऑटोनॉमस टर्म्स को एक साथ ले गए. ठीक है, उसको हमने लिख दिया A बार. एंड बाकी जो टर्म जो y के साथ है उसको लिख दिया स्मॉल c into y, विच इज़ बेसिकली MPC into y. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके, और दिस इज योर AD इन इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू y. यही हमने देखा था. हमारा आउटपुट क्या होता है? हमारा आउटपुट होता है जहाँ पर AD जो है आउटपुट के इक्वल हो जाए.
ठीक है, इसको आप ए एस भी सोच सकते हो, बट हम इसको ए एस लिखते नहीं हैं। ठीक है, इसको हम ए एस लिखते नहीं हैं, बट कई बार क्लास 12 में आपने देखा होगा कि हम इसको ए एस लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में वो ए एस नहीं है, वो ए डी इज इक्वल टू वाई वाला इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अभी आप अज्यूम कर रहे हो कि आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल फ्लैट, आपका जो ए एस कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है ना, सो वंस यू डू दैट, आप सारे टर्म्स को एक साथ ले जाओगे तो, और जब ये इक्विलिब्रियम में लिखोगे इसको, तो इफ दिस इज इक्वल टू वाई, तो आप वाई को एक साथ ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू ए बार अपॉन 1 माइनस सी। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया। अगर मेरा ए बार चेंज करेगा तो मेरा आउटपुट कितने से चेंज होगा, विच इज बेसिकली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस सी। इसको हम अल्फा भी लिखते हैं, ये हमारा बेसिक मल्टीप्लायर है। हमने मल्टीप्लायर का एस्पेक्ट भी क्लास में बात करी थी, बट फिलहाल ये हमने आउटपुट देख लिया कि ये आपका आउटपुट इस तरीके से यहाँ आता है, एंड ये आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर मीट हो गया। ठीक है, सो ये दिस इज द डायग्राम दैट यू शुड नो। देन इसके बारे में हमने अभी बात करी कि अगर मैं आपको ए बार दे दूँ और अगर मैं आपको सी दे दूँ तो आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकाल पाओगे कि कितना है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको 1000 दिया था और 0.8 दिया था सी, तो आपने निकाल लिया था कि 10,000 विल बी और या 0.1 मैंने आपको सी दिया था, तो आपने निकाल लिया था कि 10,000 विल बी द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है ना, फिर यही सेम एस्पेक्ट हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में भी देखा था। ठीक है, सो जिसमें हमने कॉन इकोनॉमी के बारे में बात करी थी कि सेम एस्पेक्ट आप कॉन इकोनॉमी से भी देख सकते हो। नाउ मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट हमने क्या देखा था, मल्टीप्लायर के बारे में जब हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि बॉस अगर हमारा ऑटोनॉमस लेवल जो है स्पेंडिंग का अगर $1 से बढ़ जाए तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कितने से बढ़ेगा, वो इक्विलिब्रियम $1 से बढ़ेगा या ज़्यादा डॉलर से बढ़ेगा। तो वी सॉ दैट इफ एक्सोजेनसली बाहर से एकदम से किसी ने इकोनॉमी के अंदर स्पेंडिंग बढ़ा दी, किसी भी रीज़न की वजह से स्पेंडिंग बढ़ गई, तो स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, वो स्पेंडिंग को लेके जाएंगे और फिर उसको बेसिकली उसको इनकम के फॉर्म में स्पेंड करेंगे उसको, उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट बनेगा। सॉरी, इसको स्पेंडिंग को साथ सीधा लिखो आउटपुट। स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आके फॉर एग्जांपल ऑटोनॉमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया कंट्री में, बाहर से किसी ने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, या ऑटोनॉमसली एकदम से सरकार ने पैसे लोगों को दे दिए। ठीक है, तो अगर स्पेंडिंग बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग आउटपुट का डिमांड करेंगे। अगर लोग आउटपुट का डिमांड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो आउटपुट के डिमांड की वजह से लोगों की इनकम बढ़ेगी। अगर स्पेंडिंग ज़्यादा इकोनॉमी में हो रही है तो दैट मीन्स वो स्पेंडिंग किस फॉर्म में होगी, ज़्यादा मुझे और चीज़ें खरीदनी है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे और कार खरीदनी है और स्कूटर खरीदना है और घर खरीदना है, इसी तरीके से तो स्पेंडिंग फॉर्म मिलेगी। तो अगर मैं और गाड़ी मांग रहा हूँ या फिर मैं और बाइक मांग रहा हूँ या फिर मैं और नए घर मांग रहा हूँ तो मैं आउटपुट मांग रहा हूँ। अगर मैं आउटपुट मांग रहा हूँ तो वो आउटपुट कैसे बनेगा, वो आउटपुट बनेगा जब लोग मिलके वो चीज़ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लोग मिलके गाड़ी बनाएंगे, लोग मिलके स्कूटर बनाएंगे, लोग मिलके घर बनाएंगे। तो जब लोग मिलके घर बनाएंगे, जब आउटपुट बनेगा तो जिन्होंने वो आउटपुट बनाया उनको इनकम भी मिलेगी। तो जो फॉर एग्जांपल जो मजदूर हैं उनको इनकम मिल गई घर के लिए, या फिर जो कार का मैन्युफैक्चरर है उसको इनकम मिल गई। तो इस तरीके से इनकम का इंक्रीज होगा। जब इनकम का इंक्रीज हो गया तो उसका कुछ पार्ट तो स्पेंड कंज्यूम भी होगा, तो दैट मीन्स कंजम्पशन बढ़ गई। कंजम्पशन बढ़ गई तो दैट मीन्स स्पेंडिंग बढ़ गई, फिर से स्पेंडिंग बढ़ गई तो फिर से आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया तो फिर से इनकम बढ़ गई। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी सॉ हियर गाइस इन द लास्ट क्लास। सो फॉर द फाइनल टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। सो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली आपका ए बार बढ़ा, ऑटोनॉमस लेवल कहीं से आपकी एकदम से डिमांड इंक्रीज हुई, उसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी उतने ही एस्पेक्ट से। और अब जब इनकम इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से नेक्स्ट राउंड में जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम कर ले। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि सपोज 100 रुपये से डिमांड इंक्रीज हुई, तो डिमांड अगर इंक्रीज हुई तो 100 रुपये से आउटपुट, उस डिमांड इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जितने से डिमांड इंक्रीज होगी उतने से ही तो आउटपुट इंक्रीज होगा। ये हमें पता है क्योंकि हमारा एग्रीगेट सप्लाई तो फ्लैट है। तो अगर मेरा डिमांड 100 यूनिट से इंक्रीज हुआ तो मेरा आउटपुट भी 100 यूनिट से इंक्रीज हो गया। जब मेरा आउटपुट 100 यूनिट से इंक्रीज हो गया तो ये जो 100 यूनिट आउटपुट इंक्रीज हुआ है, चेंज इन वाई जो 100 यूनिट हुआ है,
ये कहाँ गया? ये लोगों की फॉर्म में इनकम में तो गया, लोगों को इनकम के फॉर्म में तो मिलेगा, या तो प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा या वेजेस के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये इनकम आपकी इंक्रीज हो गई। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो सपोज टोटल इनकम आपकी 100 रुपये से इंक्रीज हुई पूरी इकोनॉमी में लोगों की, तो हमें पता है उसमें से 90% लोग वापस स्पेंड करेंगे, 90% जो इनकम है वो वापस स्पेंड होगी। तो दैट मीन्स पॉइंट सी इंटू 100, दैट मीन्स 90 रुपीज़ जो है फिर से लोगों की डिमांड बढ़ गई, फिर उसकी वजह से 90 रुपीज़ का आउटपुट बढ़ा, और उसकी वजह से अब जो स्पेंडिंग आपकी टोटल हो गई है, वो इनकम इंक्रीज हो गई है, वो टोटल 190 की हो गई, 100 रुपये पहले और 90 रुपीज़ अब। सिमिलरली ये सेम एस्पेक्ट से हम चलते रहेंगे तो यहाँ पर 81 रुपीज़ हो जाएगा और ये 81 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका राउंड चलता रहेगा। दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट जीपी एंड जिसका सम जो होता है वो 1/1 माइनस आर होता है इस केस में, क्योंकि सी इज़ द कॉमन डिनोमिनेटर, तो 1/1 माइनस सी है। तो आपकी एडी जो है हर राउंड में इतने से बढ़ रही है, पहले इतने से बढ़ी, फिर इतने से बढ़ी, फिर इतने से बढ़ी, फिर इतने से बढ़ी, बट धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। तो यू टेक ए बार आउटसाइड, तो आपके पास ये बेसिकली एक सीरीज बन गई, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया आपका। तो बिकॉज दिस इज अ जीपी, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज बेसिकली 1/1 माइनस आर, इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, 1 माइनस ए भी कई बार बोला जाता है। तो ये हमारा इनफाइनाइट जीपी का सम हो गया, ठीक है। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहेगा, अगर एक एक्सोजेनस धक्का लगेगा इकोनॉमी को, तो उसकी वजह से जो टोटल चेंज इन एडी आएगा वो आएगा 1/1 माइनस सी इंटू चेंज इन जो इनिशियली एडी आया था, और इतने से ही मेरी इनकम चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जितने से एडी चेंज होता है, जितने से एडी चेंज होता है उतने से ही हमारी इनकम भी चेंज हो जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। देन फाइनली वी सॉ दिस थ्रू अ न्यूमेरिकल, कि हमारा मल्टीप्लायर के केस में कितना से चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ऑल ऑफ दैट वी हैड सीन, ठीक है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट एस्पेक्ट। इफ यू रिमेंबर हमने बात करी थी कि ये 10,000 है तो ये 11,000 हो गया। तो आपकी क्योंकि सी जो है what will be the change in y upon change in a bar is equal to 1 minus 1 minus 1 upon 1 minus c कितना था, 0.9 था। तो 0.9 का मतलब क्या हुआ, 1 minus 1.9 is 1 upon 0.1 which is equal to 10। तो 10 टाइम्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, जितने से भी आप ए बार चेंज करोगे उसका 10 टाइम्स से चेंज होगा। तो आपने ए बार जो था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने 100 से चेंज किया, और ये जो आउटपुट है वो 1000 से चेंज हो गया, 10,000 से 11,000। Now, in the last part we were talking about the government sector, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में हमने क्या बात करी थी कि अभी तक हम लेके चल रहे हैं कि हमारा G इज इक्वल टू जी बार। तो अब हम 3 सेक्टर के बारे में आ गए। अभी तो हम सिर्फ C और I लेके चल रहे थे, अब हम G भी लेके चलेंगे कि G भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब G कैसे चेंज होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक तो स्पेंड करती है पैसा, ये तो हो गई गवर्नमेंट की डिमांड, ठीक है। गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी। फिर गवर्नमेंट पैसा भी तो रेस करती है आपसे, कैसे, टैक्सेस से। टैक्सेस से कैसे रेस करती है, T इंटू वाई। या तो ऑटोनॉमस टैक्सेस ले लो कि फ्लैट टैक्स सबको होगा, या फिर प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, दिस इज नथिंग बट इनकम टैक्स। मेरी जितनी भी इनकम होगी उसका 1% सरकार ले जाएगी, कुछ परसेंटेज। सो आपके टैक्सेस के फॉर्म में सरकार इस तरीके से ऑपरेट करती है, स्पेंडिंग के फॉर्म में इस तरीके से ऑपरेट करती है, और ट्रांसफर भी करती है आपको, जो सब्सिडीज आपको ट्रांसफर करती है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपकी जो सारी एजुकेशन है सब्सिडाइज बाय गवर्नमेंट है, हर महीने सरकार आपको कम से कम नहीं तो 20 से 30,000 रुपये दे रही है पर मंथ इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन सब्सिडी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द एजुकेशन दैट यू आर गेटिंग इज मच मोर दैन व्हाट यू आर पेइंग राइट नाउ। सो दैट इज बेसिकली ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट के ये 3 मेजर फिस्कल पॉलिसी टूल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर्स, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट परचेजेस, जिसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट परचेजेस उसको मान लो, गवर्नमेंट परचेज का मतलब गवर्नमेंट डिमांड जो डायरेक्टली कर रही है। सो गवर्नमेंट डिमांड, लेवल ऑफ ट्रांसफर्स एंड टैक्स स्ट्रक्चर, इन तीनों को आप मिलाओगे तो आपकी उसको बोलते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करेंगे ना। What we did after that is we introduced taxes into the system, ठीक है। हमने कहा था कि C बार जो हमने लिखा था पहले, हम क्या लिख रहे थे, C इज इक्वल टू C बार प्लस C इंटू YD लिख रहे थे हम, ठीक है, ये लिख रहे थे सिंपल YD। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम YD को और सब्सटैंशिएट कर रहे हैं। YD इज इक्वल टू हमारा
वाई, ठीक है, प्लस ट्रांसफर्स जो आपको मिले माइनस टैक्सेस। ये आपकी एक्चुअली इनकम होंगे ना, आपको जितनी इनकम मिली प्लस आपको जो ट्रांसफर मिले प्लस माइनस जो आपके टैक्सेस कट गए आपसे। तो ये हमने तीनों एस्पेक्ट यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, टैक्सेस का और ट्रांसफर्स का। एंड देन वी समेटेड ऑल दीज टर्म्स। तो हमारे पास आ गया सी बार इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू टी बार इंटू 1 माइनस टी इंटू इनकम। तो मेरी जितनी भी इनकम है उसमें से इतनी मेरे पास रहती है, क्योंकि टी तो गवर्नमेंट ले जाएगी ना। सपोज 10% टैक्स है तो मेरे पास 90% अपनी इनकम का बचा, और उस 90% का मैं कितना कंज्यूम करूंगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली माय एग्जैक्ट डिस्पोजेबल इनकम में से कितना कंजम्पशन हो रहा है, और ये ऑटोनॉमस लेवल ऑफ कंजम्पशन है, ये वैसे ही कंजम्पशन है, और ये मैंने ट्रांसफर से कुछ अमाउंट कंज्यूम करा होगा, ठीक है। क्योंकि सारा ट्रांसफर्स भी मैं स्पेंड नहीं करता, कुछ ट्रांसफर्स मैं अपने पास रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इवन इफ कोई गरीब आदमी को भी सरकार 500 रुपये सब्सिडी देती है या उसके अकाउंट में डालती है, जनधन अकाउंट में, तो क्या होता है, वो 500 रुपये तो खर्च नहीं करेगा। हो सकता है वो 500 में से 400 रुपये खर्च कर ले, स्पेंड कर दे, बट 100 रुपये बचा ले। तो 100 रुपये तो उसने भी सेव किए ना, सिर्फ 400 रुपये स्पेंड किए। तो ट्रांसफ़र कितना हुआ था, ट्रांसफ़र 500 रुपये का हुआ था, बट उसने 80% जो है उसने बेसिकली स्पेंड करा, कंज्यूम किया, विच इज़ इक्वल टू 400, एंड 20% जो है उसने उसको सेव करा। तो 20% ऑफ 500 बेसिकली 100 रुपये जो है उसने सेव किया है, ठीक है। तो उस तरीके से सेम कंसेप्ट यहाँ पर सेविंग एंड उसका भी चलता, कंजम्पशन का भी चलता है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स। देन सेम तरीका, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज़ हमने करी थी इसके लिए भी फॉर एडी इन केस ऑफ टैक्सेस। तो हमने ये सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाया है। देखो गाइस एक गलती है यहाँ पर, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। ये वाई के ऊपर डैश नहीं लगना चाहिए था, हाँ आई जस्ट नोटिस्ड, ठीक है। ये रीडिंग में यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये वाई ऑटोनॉमस लेवल ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। तो अब हमने क्या करा, ये सारे बार वाले टर्म्स एक साथ ले गए, और सारे बार वाले टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ए बार, ऑटोनॉमस लेवल ऑफ स्पेंडिंग। और ये हमारे पास जैसे पहले सी वाई था, अब हमारे पास सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई रह गया। एंड वी नो दैट ए डी विल ऑलवेज बी इक्वल टू वाई, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये फ्लैट है एस, ए डी ऐसा है, तो ए डी जहाँ पर भी वाई से मिलेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। इसको वाई के साथ इक्वेट कर दो तो हमारे पास आ गया ये वाली इक्वेशन। दिस पहले हमारा आउटपुट क्या था, पहले हमारा आउटपुट था वेयर वी डिड नॉट हैव टैक्सेस, हमारा आउटपुट क्या था 1/1 माइनस सी। अब हमारा हो गया 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी। तो हमारे मल्टीप्लायर, इसको हम बोलेंगे अल्फा जी, गवर्नमेंट टैक्स मल्टीप्लायर या गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इसको, विच विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी। याद रखना इस टर्म को, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स गाइज। ये आपको बाद में ओबी वगैरह छोड़ दो, खैर ओबी में तो खैर यू कैन अगेन लुक एट दीज फॉर्मूलाज, बट स्टिल दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोट एट द एंड ऑफ योर कॉपी कि हाँ यार ये उसका फॉर्मूला है। देन उसके बाद हमने मल्टीप्लायर के बारे में बात करी थी कि देखो मल्टीप्लायर जब टैक्सेस आ जाएंगे तो मल्टीप्लायर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हमने मल्टीप्लायर के बारे में बात करी थी कि सपोज इफ यू टेक c इज इक्वल टू 0.8 एंड t इज इक्वल टू 0, तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही थी 5, एंड जब हमने c इज इक्वल टू 0.8 लिया और t इज इक्वल टू 0.25 ले लिया तो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही थी 2.5। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ टैक्सेस आपका जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू गिर जाती है, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स आर अ फॉर्म ऑफ स्टेबलाइजर, क्योंकि कभी भी इकोनॉमी को झटका लगेगा तो अगर आपका मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ऐसे चल रही है, एकदम से झटका लगा एकदम से ऊपर हो गई, फिर एकदम से नेगेटिव झटका लगा कोविड जैसा एकदम से गिर गई, फिर एकदम से कोई पॉजिटिव झटका लगा एकदम से ऊपर बढ़ गई, फिर नीचे हो गई। तो इसकी वजह से एम्पलीफिकेशन जो हो रहा है वो आउटपुट का बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था वोल्टेज स्टेबलाइजर का, कि बहुत ज़्यादा करंट में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये तब होगा जब आपका मल्टीप्लायर जो होगा बहुत हाई है, इफ़ योर मल्टीप्लायर इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि हमारा जब आप कह रहे हो कि अल्फा इज इक्वल टू से आप कह रहे हो 10, तो उसका मतलब क्या है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन से एनी पार्ट ऑफ ऑटोनोमस स्पेंडिंग इज इक्वल टू 10।
अब ये ऑटोनॉमस स्पेंडिंग गिर भी तो सकती है, सपोज नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया इकोनॉमी कोविड की वजह से, तो सपोज मैं कह रहा हूँ ऑटोनॉमस स्पेंडिंग 100 रुपये से गिर गई, तो 100 रुपये से गिरने की वजह से जो आउटपुट गिरेगा तो 1000 रुपये से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पिछला केस था 10,000 से 11,000 की जगह उस केस में 10,000 से 9,000 हो जाएगा। सो ये जो है मल्टीप्लायर वो हमारा आउटपुट के इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। सो इसी के लिए हम टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स लेके आते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक स्टेबलाइजर के फॉर्म में ले आता है इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10 से गिरा देगा, जैसे इस केस में 5 से 2.5 कर दिया इसने सीधा, तो आपने जैसे ही ये मल्टीप्लायर की वैल्यू कम कर दी तो एकदम से ये जो 1000 से गिरना था सपोज वो 500 से गिरेगा सिर्फ, और 500 से सिमिलरली 500 से इंक्रीज होगा। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं इनका जो लिमिट है वो कम हो गया। द सेम वे दैट अ स्टेबलाइजर वर्क्स, इट काइंड्स ऑफ कंट्रोल्स द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, तो इसीलिए हम इसको स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, देन हमने आउटपुट का इंक्रीज देखा था, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने, ये मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये मल्टीप्लायर होता है। देन मैंने आपको ये दोनों चीज़ें वर्क करने के लिए बोला था कि ऑटोनॉमस ट्रांसफर मल्टीप्लायर, गाइज डोंट इग्नोर दिस एंड डोंट कर्स मी व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन योर फाइनल्स एंड व्हेन आई से कि आपको अटेम्प्ट करना था, आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, शो दैट हाउ व्हाट विल बी द केस व्हेन योर ट्रांसफर्स चेंज, what will be the change in income when your transfers change, ये आपको निकालना है मल्टीप्लायर, and what will be the change in income when your taxes change, ये आपको निकालना है। ठीक है, these are two things that you have to do yourself. You can send me a picture of what you have solved and I will correct it. Now देन व्हाट वी सी बेसिकली इज दैट जब भी आपका इशू होगा इकोनॉमी के अंदर, जब भी क्राइसिस होगा, यू विल सी व्हाट द गवर्नमेंट डज इज दैट क्राइसिस हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एकदम से टैक्स रेट को कट कर देगी एंड अपना स्पेंडिंग बढ़ा देगी सो दैट आउटपुट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एन इम्प्लीकेशन दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉडल, दैट whenever there will be a crisis, the output is going to fall. And how does a government basically revive itself? by आपका आउटपुट गिर रहा है, ठीक है, सपोज बिकॉज इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, ठीक है, और कंजम्पशन भी गिर रही है, कंजम्पशन गिर रही है, इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, तो आउटपुट गिरेगा 100%, जो कोविड की सिचुएशन में भी हुआ भी था। ठीक है, लोगों के पास जब इनकम ही नहीं होगी तो कंज्यूम कैसे करेंगे, लोगों के पास कोई खरीदने के लिए कोई सामान नहीं आ रहा तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो आपका जो आउटपुट है वो गिर रहा है कंट्री के अंदर, तो गवर्नमेंट आउटपुट गिरने तो दे नहीं सकता बहुत ज़्यादा से, तो गवर्नमेंट इसको काउंटर करने के लिए क्या करता है कि टैक्स रेट कम कर दिए, ठीक है, और ट्रांसफर्स बढ़ा दिए, और गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, तो ये हम आई हैड ऑल्सो शोड यू दिस थ्रू वन ऑफ द डायग्राम्स। ओके, लीव इट। सो इफ़ यू सी गाइज, कैन यू सी कि ये मैंने आपको बताया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इन 2008-2009, और उसमें देखो आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट जो है कितनी तेज़ी से गिरा, बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिर गया, गवर्नमेंट को अपना जीडीपी बचाना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जीडीपी भी देखो गिर रहा था, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना खुद का जो ये ऑरेंज वाली लाइन है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि आपका आउटपुट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा, आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा, आपका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा, तो गवर्नमेंट किसी तरीके से उसको बचा रही है अपने आप कि मेरी जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा से नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, तो उसका सबसे कम आपको फॉल दिख रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। ना let's go to the concept of budget। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन गाइस? सो लेट्स टॉक अबाउट द बजट, और बजट में क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि बजट डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो बजट जो है उसके अंदर दो साइड होंगी, जैसे हमारे घर की साइड होती है दो साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर, वैसे गवर्नमेंट की भी दो साइड्स होती हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारे हाउस होल्ड की क्या साइड्स होती हैं, हमारे हाउस होल्ड्स की दो साइड्स होती हैं, विच इज़ वन इज़ इनकम, the other is expenditure। if the income is more than expenditure तो हम कहते हैं कि वो हाउस होल्ड सरप्लस में है, सेविंग्स कर रहा है, और अगर उसका एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम तो वो डेफिसिट में है। सेम सरकार की तरह होता है। गवर्नमेंट के केस के अंदर उसकी इनकम क्या है, गवर्नमेंट की इनकम उसकी टैक्सेस है,
एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दो तरीके का है, एक उसका खुद का एक्सपेंडिचर और एक जो उसने ट्रांसफर्स किया। तो इफ़ यू फाइंड आउट टैक्सेस माइनस जी माइनस टी आर, तो ये आपको दे देगा बजट सरप्लस। इसको हम BS लिखते हैं, बजट सरप्लस। दिस टैक्सेस इज इक्वल टू टी इंटू वाई माइनस जी बार माइनस टी बार, फिर इसको जी बार प्लस टी बार भी कर सकते हो इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड योर बजट सरप्लस। नाउ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ अ रिसेशन? जब भी कोई रिसेशन आएगा, अब रिसेशन क्या होता है? रिसेशन आई एक्सप्लेन इन दी लास्ट क्लास, जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर आपका आउटपुट गिरता है, जब आपका वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिरती हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, उसको हम बोलते हैं रिसेशन। और जब ये 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टर हो जाता है तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट 2020-21, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 विच वॉज अप्रैल टू जून 2020 एंड जुलाई टू सितंबर 2020, ये दोनों क्वार्टर के अंदर क्या हुआ? एज कंपेयर टू Q1 ऑफ अप्रैल टू जून 2019, एज कंपेयर टू दिस, इस वाले क्वार्टर के अंदर आउटपुट जो है वो आपका 24% से कम हो गया। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 100 रुपये के गुड्स एंड सर्विसेज बने थे तो यहाँ पर सिर्फ 76 रुपीज़ के बने। तो इसीलिए हम बोलते हैं उसको 24% का आउटपुट डिक्रीज हुआ, 24% का डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट जो होता है वो कई बार हम ईयर ऑन ईयर लेते हैं, कई बार मंथ ऑन मंथ लेते हैं, बट इस केस में ईयर ऑन ईयर ले रहे हैं। तो जब भी आपका कोई भी रिसेशन आएगा, जब भी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर आपको दिख रहा है कि आउटपुट गिर रहा है, तो वो रिसेशन है। और जब भी इकोनॉमी में हम रिसेशन देखते हैं, कोई भी क्राइसिस देखते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उस केस में स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ा देती है और अपनी इनकम गवर्नमेंट की कम हो जाती है। लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। देखो ये पार्ट कैसे कम होगा? अगर लोगों की इनकम कम हो गई या फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर लिए, इन दोनों से ही तो ये चीज़ कम हो सकती है। गवर्नमेंट की इनकम 2 तरीके से कम हो सकती है, या तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर लिया, इनकम कम हो गई। अब कोविड जैसी सिचुएशन में या फिर कोई भी क्राइसिस जैसी सिचुएशन में क्या होगा? लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी और सरकार भी कहेगी कि यार टैक्सेस कम कर लो सो दैट लोग ज़्यादा स्पेंड करें, तो ये भी कम हो जाएगा। तो आपका ये इनकम साइड कम हो जाएगा और गवर्नमेंट क्या करेगी? स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ा देगी, ट्रांसफर ज़्यादा बढ़ा देगी। तो आप जब भी देखोगे, ये US का केस है, जब भी देखोगे World War I, World War II, then you see Korean War, Vietnam War, First Gulf War, Second Gulf War, Second Gulf War is an aberration, या ग्रेट रिसेशन, ये रिसेशन जो भी हमने 2009-2010 की बात करी, या फिर अब द ग्रेट लॉकडाउन 2020 की बात करेंगे, तो भी ये बहुत ऊपर गया है। तो इन सारे पॉइंट्स में क्या चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर क्राइसिस आया और क्राइसिस से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, या इंडिया के केस में भी ले लो, तो गवर्नमेंट ने अपनी इनकम कम कर दी और खूब सारे पैसे बांटे हैं। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा पैसे US इकोनॉमी में डाले थे, जो बाइडन बहुत ज़्यादा पैसे US इकोनॉमी में डाले जा रहा है। सो विच इज़ ऑल व्हाट बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा पैसे, आपने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया, बट इनकम कम हो रही है लोगों को। इंडिया के केस में भी यही है, इंडिया को इनकम कम हुई, लोगों की इनकम कम हो गई, टैक्सेस कम हो गए, बट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट वैक्सीन पे भी स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट, और माइग्रेंट्स के लिए भी स्पेंड कर रहा है, NREG के लिए भी स्पेंड कर रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डेफिसिट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्राइसिस के टाइम पे डेफिसिट्स हमेशा बढ़ते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कहाँ पर हो ना। तो ये हमने अभी बात करी फिस्कल पॉलिसी की, हमने ये इनकम और हमने ये एक्सपेंडिचर्स वाली साइड के बारे में बात करी, एंड दिस इज कॉल्ड एज बजट सरप्लस। ठीक है, इसको हम बजट सरप्लस बोलते हैं। बजट सरप्लस पॉजिटिव होने का मतलब कि इनकम इज ज़्यादा देन एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच इज BS इज ग्रेटर देन 0। BS इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? बजट डेफिसिट है, या फिर बेसिकली आप उसको कह सकते हो बजटरी डेफिसिट है, या फिर आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा आपकी इनकम से। ठीक है, तो BS पॉजिटिव एंड BS नेगेटिव का कंसेप्ट यू शुड रिमेंबर। Now, I had also shown you this in terms of this diagram. ये डायग्राम बेसिकली बजट सरप्लस को दिखा रहा है। ये ज़ीरो कब होगा? ये ज़ीरो तब होगा जब आपकी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। इनकम क्या है आपकी? TY, और एक्सपेंडिचर क्या है? G बार प्लस TR बार। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, एक लेवल ऑफ इनकम ऐसी आएगी ना,
एक लेवल ऑफ इनकम ऐसी आएगी जिसमें टी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी ही आपके पास इनकम आ गई जितना आपका एक्सपेंडिचर है. सो दैट इज़ दैट लेवल ऑफ इनकम. ये इनकम की लाइन है, ये इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर यहाँ पर दोनों सेम हो जाते हैं. इस लेवल ऑफ इनकम के बाद क्या हो रहा है कि आपकी इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर्स कम है, तो बी एस इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो. ठीक है, तो ये बजट सरप्लस वाली बात आ गई. और ये वाला जो पूरा पोर्शन है जहाँ पर इस लेवल ऑफ इनकम से कम इनकम है, यहाँ पर आपका बजट डेफिसिट है, क्योंकि आपके इनकम जो गवर्नमेंट को हो रही है दैट इज़ नॉट मोर दैन द एक्सपेंडिचर्स. और जब आपकी गवर्नमेंट की इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो बेसिकली ये साइड ही रह गई माइनस जी प्लस टी आर बार. ठीक है, चलो नाउ let's now see guys that what will be the impact of government purchases and taxes on change in budget surplus. तो अब हम ये देखते हैं कि बजट सरप्लस कैसे इम्पैक्ट करेगा. अगर मेरी गवर्नमेंट ने अगर जी बार अपना बढ़ा दिया तो ठीक है, अगर जी बार बढ़ा दिया तो क्या होगा. व्हाट डू यू थिंक गाइस कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो उसकी वजह से बजट सरप्लस का क्या होना चाहिए. लाविन एक चीज़ बताओ, अगर जी बार बढ़ेगा तो उसकी वजह से इनकम भी तो बढ़ेगी. हमने ये भी तो देखा था, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी बार दैट वाज इक्वल टू 1/1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी. देखा था ना ये अभी. तो जब हमारी जी बार चेंज हो रहा है तो मेरी इनकम चेंज हो रही है. अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो देखो हम क्या कह रहे हैं, बी एस इज इक्वल टू, हम क्या कह रहे हैं, टी वाई माइनस जी बार. यही बेसिकली कह रहे हैं, इसको टी ए बार को छोड़ दो. तो जब मेरा ये बढ़ रहा है तो ठीक है, ये चीज़ जो होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी. बट मेरी इनकम भी तो बढ़ रही है ना गाइस. इनकम बढ़ रही है तो मेरा ये वाला साइड भी तो थोड़ा पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा. ये वाला साइड नेगेटिव ले जाएगा बट ये वाला साइड तो पॉजिटिव ले जा रहा है. तो अनइक्विवोकल तो नहीं कह सकते, अनइक्विवोकली तो नहीं कह सकते कि यार बॉस अगर मेरा जी बार बढ़ेगा तो 100% मेरा बजट सरप्लस तो कम होगा ही होगा. समझ में आया ये पॉइंट, समझ में आया गाइस. हेलो गाइस, ये समझ में आया पॉइंट. ओके, बेसिकली निकिता हम क्या कह रहे हैं, जब मेरा गवर्नमेंट कह रही है कि मैं अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करूँगी. गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगी तो ये क्या करेगी, उसकी वजह से आउटपुट बनेगा ना. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने का क्या मतलब, गवर्नमेंट ने कहा चलो यार मैं एक हॉस्पिटल खोल देते हैं. जब हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन होगा तो लोगों तो आउटपुट बढ़ेगा. जब आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उस इनकम का कुछ टैक्स भी तो लगेगा. तो आपकी गवर्नमेंट की भी तो इनकम बढ़ गई. यही तो इनकम बढ़ गई सरकार की, क्योंकि पहले सरकार ने एक्सपेंडिचर किया, उसकी वजह से आउटपुट बढ़ा, उसकी वजह से इनकम बढ़ी, उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया. तो ये पार्ट भी तो बढ़ गया है. नो डाउट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी और उसकी वजह से सरकार की इनकम भी तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी. तो कुछ इम्पैक्ट जो इसका नेगेटिव था वो तो कुछ इम्पैक्ट तो ये पॉजिटिव भी कर देगा. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी नाउ. अब हम ये वही वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं. तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो बजट सरप्लस है वो दो चीज़ों से बढ़ रहा है. एक टैक्सेस, ठीक है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उसकी वजह से इनकम बढ़ेगी और उसकी वजह से गवर्नमेंट के टैक्स रियलाइजेशन ज़्यादा होगी. तो टैक्सेस भी इंक्रीज होंगे. टैक्सेस इंक्रीज नहीं, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज. गाइस दोनों में डिफरेंस है. टैक्स इंक्रीज होने का मतलब कि ये टी इंक्रीज हुआ है. टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि इनकम की वजह से भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है. तो याद रखना गाइस, स्पेशली कॉमर्स वालों को तो पता होना चाहिए ये टैक्स रेवेन्यू दो तरीके से बढ़ सकता है. टैक्सेस इंक्रीज करने से या फिर लोगों की इनकम इंक्रीज करने से. ये दोनों तरीके से बढ़ सकता है. और एक्चुअली में एक तीसरा तरीका भी होता है कि बेस ही इंक्रीज कर दिया आपने. इंडिया में कैन यू गाइस गेस कितने लोग टैक्स देते हैं इंडिया में? एनी आइडिया? इंडिया में कितने लोग टैक्स पे करते हैं टोटल के अलावा भी? ठीक है, तो सिर्फ 5%. दैट मीन्स आपकी पॉपुलेशन जो 1.4 बिलियन है,
ठीक है, उसमें से सिर्फ 50 मिलियन लोग, 5 करोड़ लोग सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं और वो बाकी सबका बाहर संभाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे केस के अंदर हम टैक्स रेवेन्यू एक और तरीके से बढ़ा सकते हैं, जब हम जितने लोग टैक्स देने चाहिए वो एटलीस्ट दे पाएँ। तो ज़रूरी नहीं टैक्स रेट बढ़ाना, ज़रूरी नहीं इनकम बढ़ाना, बट जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको उनकी चोरी कट कर देना, जो जीएसटी बेसिकली करने की कोशिश कर रहा था बट इम्परफेक्ट सिस्टम है अभी तक। ठीक है, कि कंप्लायंस जो है लोगों की बढ़ना शुरू हो जाए टैक्स की तरफ। बट धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज़ अब देखो पैन कार्ड से लिंक हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाओ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश में आप कुछ खरीद लो, हर जगह पे पैन लिंक्ड है। आप गाड़ी खरीद रहे हो तो पैन लिंक्ड है, अगर आप कोई और चीज़ महंगी चीज़ खरीद रहे हो तो पैन लिंक्ड है, 50,000 रुपये से ऊपर डिपॉजिट कर रहे हो तो पैन लिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीपिंग अ ट्रैक ऑन यू दैट हाउ मच मनी आर यू होल्डिंग, और वो आपका स्पेंड, अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो आपके पास आ कहाँ से रहा, आप इनकम टैक्स में शो क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये इस कंसेप्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ क्रैकिंग ऑन पीपल हु आर नॉट पेइंग टैक्सेस। तो रिसेंटली यू विल लर्न अबाउट दिस, स्पेशली बीकॉम वाले। इन्फोसिस का आप एक सॉफ्टवेयर सीखोगे, व्हेन यू लर्न ई फाइलिंग का एक पेपर होता है, व्हेन यू लर्न यू विल सी दैट थिंग। इन्फोसिस ने बनाया नया आर्किटेक्चर बनाया इनकम टैक्स का, फेसलेस इनकम टैक्स, तो उसमें आप देखोगे। नाउ so coming to the point guys, coming to the point, what we are trying to say here is that बजट सरप्लस हमारा है। बजट सरप्लस कितने से चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि मेरा टैक्स रेवेन्यू कितने से बढ़ा और मैंने एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ाया, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ाया। अब नाउ आई ऑलरेडी नो कि मेरी इनकम्स कितने से इंक्रीज होती है। आई नो दैट अगर मेरा चेंज इन जी बार होता है 1 रुपये से भी, तो मेरी इनकम इंक्रीज होती है 1 - C 1 - T से, 1 - C 1 - T। याद है, इसको हम लिखते थे अल्फा जी। तो हमें पता है कि इनकम जो होगी वो अल्फा जी से चेंज हो जाएगी। तो कैन आई राइट दिस एज, ये बेसिकली क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेट मी राइट इट डाउन है, चेंज इन बजट सरप्लस। पहले तो बजट सरप्लस लिखते हैं, बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्स इनटू इनकम माइनस से जी बार। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि चेंज इन बी एस कितना होगा, चेंज इन बी एस विल बी टी इंटू टैक्सेस सेम ही है बट इनकम मेरी कुछ अमाउंट से चेंज हो गई माइनस चेंज इन जी बार। ठीक है, अब कितने से मेरी इनकम चेंज हुई, दिस आई ऑलरेडी नो, बिकॉज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन जी बार आई नो इज नथिंग बट अल्फा जी, विच इज नथिंग बट 1/1 - C इंटू 1 - T। ठीक है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज, व्हाट कैन आई रिप्लेस दिस बाय, आई कैन रिप्लेस दिस बाय डेल्टा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा जी इंटू जी बार, ये लिख सकता हूँ मैं, अल्फा जी इंटू जी बार लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन बजट सरप्लस इज इक्वल टू टी इंटू अल्फा जी इंटू चेंज इन जी बार माइनस चेंज इन जी बार। ठीक है, जी बार कर लो इसको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी बार को कॉमन ले लो, टी इंटू अल्फा जी -1, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बट लेट अस सी इन्होंने इसको कैसे लिखा हुआ है, ये देखो, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको गाइस, इसको सिर्फ ओपन अप कर दिया। लेट मी इलैबोरेट है, मैं इसको यहीं पे इलैबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा चेंज इन बजट सरप्लस इज इक्वल टू टैक्स इंटू अल्फा जी इंटू जी बार माइनस जी बार। ठीक है, जितने से यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस, एनी डाउट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ तक आइडिया लग गया। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट दिस एज, मैंने अल्फा जी को ओपन अप कर दिया, 1/1 - C 1 - T। ठीक है, ये अल्फा जी का फॉर्मूला -1 इंटू जी बार, मैंने जी बार डैश को बार को भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी था कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, T माइनस एलसीएम ले लो, 1 - C 1 - T। ठीक है, ये गाइज माइनस के साइन ऐसे आएगा, ठीक है, माइनस के साइन के साथ है, अपॉन 1 - C इंटू 1 - T।
मैंने बस एलसीएम लिया है एंड आई ओपन दिस अप, 1 माइनस टी टी माइनस 1 प्लस सी टी माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप देखो यहाँ पर t माइनस 1 यहाँ से निकाल सकता हूँ और यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, बट यहाँ से t माइनस 1 निकालने का क्या तरीका है, मैं माइनस पहले बाहर ले लूँ। तो हाउ कैन आई राइट दिस एज, आई कैन राइट दिस एज -1 इंटू, ध्यान देखना, t माइनस 1 प्लस सी टी माइनस 1, बात एक ही है ना। देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस टी, -1 प्लस टी आ जाएगा सेम, अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। एंड लास्टली आपने क्या किया, आपने इसको कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस टी को आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस टी को आपने कॉमन लिया तो क्या होगा, 1 माइनस टी 1 माइनस सी, ठीक है। ये आना क्या चाहिए था, ये देखो -1 प्लस सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर तो सेम ही है गाइस, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें अगर मैं कॉमन निकालना, अगर ये क्या आ रहा है, c माइनस 1 आ रहा है ना, अगर इसको मैं 1 माइनस सी के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, -1 माइनस टी 1 माइनस सी, अपॉन डिनोमिनेटर में तो वही है। ये हमारी सेम इक्वेशन है एंड इफ यू सी दिस यू विल गेट दिस। ये देखो माइनस साइन बाहर है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस माइनस साइन, 1 माइनस सी 1 माइनस टी नीचे डिनोमिनेटर में है। यहाँ तक गाइज ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, टेक 1 मिनट, सी इफ यू कैन डिराइव इट, सॉल्व इट ऑन अ पेन एंड पेपर। एक बार सॉल्व करके देख लो गाइज, सब कुछ ठीक आ रहा है। दैट मीन्स गाइज, अब देखो, अब आप इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप c की कोई भी वैल्यू डाल दो, t की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि t विल बी ग्रेटर देन 0 एंड c विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये तो कम नहीं हो सकता, कंजम्पशन इनकम कंजम्पशन जो होगी वो तो कुछ 0 से तो कुछ तो ज़्यादा होगी, एंड टी वी टैक्स रेट भी एट मैक्स 0 ही हो सकता है, उससे तो कम हो नहीं सकता है। तो दैट मीन्स ये पार्ट जो है, जो मैंने अभी स्क्वायर में डाला, ये पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके आगे एक नेगेटिव साइन है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से भी बढ़ा लूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से भी बढ़ा दूँ, उसकी वजह से बजट सरप्लस 100% डिक्लाइन करेगा, इस अमाउंट से डिक्लाइन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं c की वैल्यू 0.8 ले लूँ और t की वैल्यू 0.25 ले लूँ और g बार जो है वो चेंज इन g बार जो है मैं $1 ले लूँ, तो इसके अंदर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा 0.375 का रिडक्शन इन सरप्लस, ठीक है। रिडक्शन क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन है। सो नो मैटर व्हाट यू डू, इफ यू इंक्रीज g बार, योर बजट सरप्लस विल डेफिनेटली डिक्लाइन, although some amount of that decline will be taken care of by the increase in income, but जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने $1 से इंक्रीज किया था हमारा एक्सपेंडिचर, बट बजट सरप्लस $1 से कम नहीं हुआ, बजट सरप्लस जो हुआ है वो सिर्फ $0.375 से कम हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स $0.625 जो है वो किस वजह से बचा है, वो इसलिए बचा है क्योंकि लोगों की इनकम इंक्रीज हुई और उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो उसने इतना बचा लिया है। बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ द इम्पैक्ट इज प्योर इम्पैक्ट ऑफ। एंड डिड यू गाइज रिसीव दोज 10-year क्वेश्चंस दैट आई हैव सेंट? तो उस पेपर में देखना, आपको दिखाई देगा कि ये वाला सेक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक पेपर तो वही है जो लोग आप कर रहे हो, एक पेपर इंट्रोडक्टरी मैक्रो है जो इकोनॉमिक्स करता है, बट जो ये पार्ट ऑफ द सिलेबस वो सेम है, तो जो मेरा वाला यूनिट है। तो यू विल सी दैट मोर देन 40 to 45 मार्क्स ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली फ्रॉम व्हाट आई एम टीचिंग एंड एटलीस्ट 1 or 2 न्यूमेरिकल्स अलॉन्ग विद अदर क्वेश्चंस, ठीक है। सो बी वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि इस वाले सेक्शन से खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। लेट मी, ये अगेन ये सारा मेरा वाला पोर्शन है गाइस, ये देखो 4th क्वेश्चन पूरा। देन इफ़ यू सी दिस, ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट, ये IS कर्व अभी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये जो है ये भी हमारा वाला पोर्शन है, ये भी हमारा वाला पोर्शन है,
सी दिस Keynesian मॉडल, गवर्नमेंट परचेजेस हुए, रिडक्शन इन इनकम टैक्स हुआ, इंक्रीज इन ट्रांसफ़र, उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम इनकम पे क्या होगा वो आपको दिखाना है। ये भी हमने हमारे वाले पोर्शन से आई टोल्ड यू गाइज, ये देखो गवर्नमेंट परचेजेस मैंने आपको दिखाया कितना होगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन g बार इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस c इंटू 1 माइनस टी। आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू टू कैलकुलेट दिस, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, दिस विल बी c इंटू चेंज इन टी आर बार, ठीक है, अपॉन 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, सॉरी मतलब सी स्मॉल सी ले लो इसको बस, 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी। एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड इट आउट फॉर टैक्सेस, ठीक है, डू कैलकुलेटेड फॉर टैक्सेस की कितना होगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। देन उसके अलावा यू पुट ये हम डेरिवेशन देखेंगे, ISLM का क्या होगा और ये मल्टीप्लायर्स का देखेंगे, ठीक है, एंड ये लास्ट पूरा क्वेश्चन भी हमारे पोर्शन से। सो इफ़ यू सी गाइस ये 18 मार्क्स के, आई थिंक 18.75 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन भी 6th क्वेश्चन भी हमारे पोर्शन का है, 5th क्वेश्चन भी हमारे पोर्शन का है, 4th क्वेश्चन भी हमारे पोर्शन का है। तो इफ़ यू ऐड अप तो आपका 75% पेपर तो यहीं से आ रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू स्ट्रेस अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दी yes Nikita, you will have to do 4 questions, attempt any 4 questions out of 6 questions, ठीक है। तो that's why I'm saying, and only if you have good understanding of the initial chapters, classical एक अलग पूरा चैप्टर है जिसका आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेट मी शो यू द क्लासिकल चैप्टर का क्वेश्चन भी। डिराइव द एग्रीगेट डिमांड कर्व यूजिंग द क्लासिकल क्वांटिटी इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने एसेंशियली हमने इसके बारे में भी बात करी हुई है कि हमारा एडी कर्व कैसे होता है, ठीक है, एंड वो एडी और एएस जो है वो कैसे मीट कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। एंड नाउ सो अब हम कहाँ पर हैं, अब हम हैं कि हमारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है बेसिकली। अब इसके अंदर ये 2 एस्पेक्ट और आ जाते हैं, ठीक है, कि अगर what if I increase my taxes by the same amount, what if I increase my taxes by the same amount such that जितने से मैं G इंक्रीज करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा जो इनकम है, जो मेरा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, जो मेरा डिक्रीज़ हो रहा था बिकॉज ऑफ जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है जो डिक्रीज़ हो रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जी बार, सपोज मैं उसको काउंटर करने के लिए टैक्सेस इंक्रीज कर दूं, तो व्हेन दिस हैपन्स, व्हेन द इंक्रीज इन BS, द चेंज इन BS इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0. Why is it equal to 0? It is equal to 0 because my taxes have changed at the same income plus at the level of taxes मेरी इनकम भी चेंज हो गई है माइनस मेरी जो जी बार है, जो जी बार चेंज हुआ है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से मेरी कुछ इनकम बढ़ी और उसकी वजह से मेरे कुछ टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने इनकम, अपनी जो प्रेजेंट इनकम है उस पर टैक्स भी लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया टू रेज मोर इनकम। तो उसकी वजह से मेरा जो चेंज इन बजट सरप्लस आया है वो इस तरीके से हो कि ये 0 हो जाए, कि मेरे पास कोई इम्पैक्ट ना हो ऑन चेंज इन एक्सपेंडिचर। आप बेसिकली इस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बढ़ा रहे हो कि ओवरऑल सरप्लस पे इम्पैक्ट ना हो। टेक एज अ हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड बेसिकली क्या कह रहा है कि मैं नई गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं एक्सपेंडिचर खरीदना चाह रहा हूँ, तो उसकी उस एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए मैं लोन ले लेना चाह रहा हूँ, मैं किसी तरीके से अपनी इनकम उस इंक्रीज करना चाह रहा हूँ सो दैट मैं उस गाड़ी को अफोर्ड कर पाऊँ और मुझे और लोन लेना ना पड़े। तो समथिंग लाइक दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। क्योंकि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर में क्या होगा, द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस आर रेज्ड बाय इक्वल अमाउंट्स, दस द न्यू इक्विलिब्रियम द बजट सरप्लस इज अनचेंज्ड। तभी तो मैं कह रहा हूँ change in BS is equal to 0, ठीक है। This is the special experiment where the multiplier is equal to 1, the output rises by increase in government spending but no more, ठीक है।
नाउ द इशू इज फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस जो है बेसिकली एक और कंसेप्ट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हम एक्चुअली में ये नहीं देखते कि हमारा बजट सरप्लस कितना है और बजट डेफिसिट कितना है, हम ये देखते हैं कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो हम एक पोटेंशियल आउटपुट ले लेते हैं, इसको हम वाई स्टार बोल रहे हैं। वाई स्टार क्या है? वाई स्टार को आप लेके चलो कि आपका पोटेंशियल आउटपुट क्या है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये पोटेंशियल आउटपुट कैसे पता चलेगा? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% हो विच इज़ रीजनेबल, तो आप उसको कहोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा उसको आप कहोगे पोटेंशियल आउटपुट है मेरा। तो हर इकोनॉमी में पोटेंशियल आउटपुट अलग है। ठीक है, जैसे हर इंसान का पोटेंशियल आउटपुट अलग होता है, हर इकोनॉमी का पोटेंशियल आउटपुट अलग है। ये इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस कितना होना चाहिए। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट बजट सरप्लस बेसिकली कि जो बेस्ट लेवल ऑफ आउटपुट जो आप बना सकते हो उस पे, ये तो वैसे ही इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है, वो लेवल ऑफ बजट सरप्लस को आपने एक डिफाइन कर दिया। एंड एज कंपेयर टू दैट कि आपका अभी बजट सरप्लस कितना है, ये आपका फुल पोटेंशियल बजट सरप्लस है, ये आपका एक्चुअल बजट सरप्लस है। तो आप इसके साथ वो गैप रखते हो कि बेसिकली फुल बजट सरप्लस कितना होगा और अभी कितना है, ये आप गैप कई बार कंपेयर करते हो टू सी कि आप इकोनॉमी में कैसा कर रहे हो। ठीक है, यूजुअली दिस कंसेप्ट इज नॉट वेरी ऑफनली यूज इन केस ऑफ इंडियाज कंटेक्स्ट, एंड ये इन जनरल इस पर क्वेश्चन भी नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि आप फुल पोटेंशियल आउटपुट कैसे डिक्लेयर करोगे कि कितना होगा। बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वेरियस अजम्पशन गोज इनटू द अनएम्प्लॉयमेंट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हर एक का अजम्पशन, किसी का 5.5% का अजम्पशन है, किसी का 7% का अजम्पशन है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए इसको हम रेलेवेंट नहीं मानते इन जनरल ना। So don't worry about the last aspect of it. Just give it a read. I marked it. Just give it a read. Now the most important chapter comes in your syllabus now. अब इस चैप्टर के अंदर क्या होगा? इस चैप्टर के अंदर जो हमने ऑलरेडी बजट सरप्लस से पहले वाली जितनी भी बात है उस सारी बात के तक करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? हमने किया कि हमारा AD है कुछ, और AD किस चीज़ पे डिपेंड करता है? AD 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, C+I+G+NX पे। ठीक है, हमने मल्टीप्लायर देखा कि मल्टीप्लायर, नॉर्मल मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 - C। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/1 - C 1 - T, जब टैक्सेस आप लेके आ गए। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने बात करी है ना। हमने C बार क्या लिया था? C क्या लिया था? C वॉज इक्वल टू C बार प्लस स्मॉल c इंटू वाई माइनस TY माइनस TR प्लस TR बार। ये हमने ये फंक्शन लिया था। इन्वेस्टमेंट क्या लिया था? इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनॉमस लिया था कि इनकम पे डिपेंड नहीं करता। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या लिया था? ये भी ऑटोनॉमस लिया था। नेट एक्सपोर्ट क्या लिया था? ये भी ऑटोनॉमस लिया था। ये हमने ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर्स लिए थे अभी तक। ठीक है, बट अब हम क्या सिचुएशन करेंगे? अब हम लेके आएंगे मॉनेटरी पॉलिसी का एस्पेक्ट कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी के अंदर। अब क्योंकि मनी डिटरमिन करता है कि आपकी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना होगा, एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट कुछ अमाउंट ऑटोनॉमस होगा बट कुछ अमाउंट इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। नाउ कैन यू गाइज थिंक कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी कि ज़्यादा होगी? अभी तक तो हम ऑटोनॉमस लेके चल रहे थे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्लो ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम नॉट डीलिंग विद द चैप्टर। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो एज एन इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस पर्सन, क्योंकि ये यूजुअली बिजनेस कम्युनिटी है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी कम इन्वेस्ट करेगी? लॉजिक क्या कहता है? मैक्सिमम। निकिता सेज कि ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी बेसिकली अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो। क्यों निकिता? इफ इंटरेस्ट रेट इज मोर देन व्हाई वुड यू, आई मीन बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे ज़्यादा? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ, ये समझने की कोशिश करो। आप एक बिजनेस कम्युनिटी से हो,
बैंक आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया, आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे एज अ बिजनेस कम्युनिटी ओनर। देखना गाइस, नॉट एज अ सेवर। बिजनेस कम्युनिटी जो होती है वो बोरो करती है पैसा, वो सेव नहीं करती। सेव इंडिविजुअल्स करते हैं, सेव हाउस होल्ड करता है। सोच के देखो क्या होगा इम्पैक्ट। मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा लोन लेगी कि कम लोन लेगी? देखो ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मेजरली बिजनेस कम्युनिटी करती है। बिजनेस कम्युनिटी कैसे इन्वेस्टमेंट करती है? पैसे बोरो करके। ओके मैं समझाता हूँ निकिता। बिजनेस कम्युनिटी पैसे बोरो करके इन्वेस्ट करती है। सपोज मुझे फैक्ट्री खोलनी है तो मैं क्या करूँगा? मैं बैंक के पास जाऊँगा और कहूँगा कि यार बॉस मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मुझे पैसा दे दो। बैंक पहले कह रहा था कि 8% पर इंटरेस्ट ले लो, तो 8% के हिसाब से मैं कुछ फैक्ट्री खोल सकता था। बट अब बैंक कह रहा है कि 11% का इंटरेस्ट है। तो जब 11% का इंटरेस्ट है तो मैं लोन अमाउंट जो है वो कम कर दूंगा। लोन अमाउंट अगर मैंने कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट कम कर दी। इन्वेस्टमेंट कम अगर मैंने कर दी तो मेरी जूते की जो या किसी भी चीज़ की जो फैक्ट्री है उसका साइज कम हो गया। अगर उसका साइज कम हो गया तो उसका आउटपुट भी इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आया? इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली talking about in general. Now we will when introduce interest rate is going to compete for a number of things. अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मार्केट में जो बोरोवर्स हैं उनके लिए चीज़ें महंगी हो गई हैं। वो कहेंगे कि यार बॉस बहुत ज़्यादा महंगा, मैं इतना बोरो कैसे करूँगा? आप घर नहीं लोगे। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या करोगे? आप घर नहीं खरीदोगे, आप गाड़ी नहीं खरीदोगे। गाड़ी, या फिर अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप हो सकता है आप मर्सिडीज़ खरीदना चाह रहे हो। मर्सिडीज़ वाला तो खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सपोज आप 8 लाख की गाड़ी खरीदना चाह रहे थे बट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आप 7 लाख की गाड़ी खरीदो। समझ में आया कंसेप्ट? हाउ इंटरेस्ट रेट इज नाउ डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। सो हम ये वाला कंसेप्ट देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसे इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से वो एडी को भी डिटरमिन कर रहा है। यस और नो? क्योंकि एडी का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट है ना। तो इंटरेस्ट रेट की अब थ्योरी देखेंगे हम कि इंटरेस्ट रेट बॉस कैसे डिटरमिन होता है। और अगर इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन कर सकता है तो दैट मीन्स वो एडी को भी डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो अब एडी को डिटरमिन करने के लिए 2 फैक्टर्स आ गए। एक स्मॉल सी भी आ गया, एक टी भी आ गया। याद है, एक टी भी आ गया था हमारे पास, और अब एक ये बी भी आएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस बी की, एक बी क्या है। ठीक है, बट याद रखना कि यहाँ पर अब कुछ इम्पैक्ट आ गया इंटरेस्ट रेट का भी कि एडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड पे। क्योंकि हमें पता है कि अगर अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा होगा तो लोग जो हैं वो कम इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेट मी शो इट टू यू इन टर्म्स ऑफ अ डायग्राम, समझ में आएगी थोड़ा सा। कैन यू सी गाइज ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये देख रहे हैं सिल्वर वाली लाइन। कैन यू सी ये सिल्वर वाली लाइन जो है वो कितनी ज़्यादा थी एक टाइम पे? ये देखो कितना ज़्यादा था सिल्वर इन्वेस्टमेंट वाली लाइन जो है। बिटवीन 2004 टू 2008 कितनी हाई थी ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए ज़्यादा थी गाइज इस पीरियड में क्योंकि इस पीरियड में इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो कम थे और बहुत सारा पैसा बाहर से भी आ रहा था। तो इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट लेवल जो है ऊपर चला गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद स्पेशली इस वाले पोर्शन में 2010 से लेके 2013 वाले पोर्शन के बीच में, इस वाले पोर्शन के बीच में क्या हुआ? आपका इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन्फ्लेशन हो रहा था, छोटे में बता देता हूँ। इन्फ्लेशन हो रहा था, जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब वो भूल जाओ कि वो कैसे होता है, बट ये समझ लो कि इंटरेस्ट रेट इस पीरियड में मार्केट में बढ़ा। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बहुत सारे लोग अपना पैसा जो उन्होंने लोन लिया था इस पीरियड के अंदर वो वापस नहीं कर पा रहे। क्योंकि कई बार इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मार्केट वेरिएबल होता है। ठीक है, मार्केट डिटरमिन्ड होता है कि अगर आपका मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे करना है। ठीक है, वेरिएबल रहता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। और इसी पीरियड के अंदर यू सी द क्राइसिस ऑफ किंगफिशर।
किंगफिशर जो है वो उसका दिवालिया निकल गया। अनिल अंबानी का पूरा ब्रेकडाउन इस पीरियड के अंदर आया। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट शेल्व हो गए। इनको बोलते हैं शेल्विंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, शेल्फ पे चले जाना। तो बिकॉज ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स गॉट शेल्व्ड एंड बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स, this led to this entire period led to this particular phenomena कि आपका इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो गिर गई। ठीक है ना। उसके बाद the next thing we will see is कि अच्छा अब इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमिन कर रहा है एडी को। दैट मीन्स अभी हमने ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। हमें ये पता है कि इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करता है और इन्वेस्टमेंट एडी को डिटरमिन करता है, बट हमें ये देखना है ये इंटरेस्ट रेट पहली बात कहाँ से आ रहा है। इसको भी तो कहीं से कुछ डिटरमिन हो रहा होगा इंटरेस्ट रेट। तो हम देखेंगे कि ये दिस इंटरेस्ट रेट गेट्स डिटरमिन्ड बिकॉज ऑफ मनी मार्केट। गाइस, इंटरेस्ट रेट आपको क्या लगता है कि कब ज्यादा होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट अ प्राइस। ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट अ प्राइस ऑफ योर मनी, बेसिकली प्राइस ऑफ योर मनी इन बैंक्स। तो व्हाट डू यू थिंक गाइज कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा कब होना चाहिए? जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट। जब मैं बात कर रहा हूं मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं। व्हेन डू यू थिंक कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा? जब मनी डिमांड ज्यादा होगी मनी सप्लाई से, या मनी सप्लाई ज्यादा होगी मनी डिमांड से? When demand is more than supply. Demand is more than supply. Okay. That means जब आप कह रहे हो कि जब मनी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी मनी सप्लाई से, दैट मीन्स लोग जो हैं ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं और मार्केट में पैसा कम है। यही बात हो गई ना, मार्केट में पैसा कम है और लोग ज़्यादा मांगने वाले होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा। बट यहां पर मनी का प्राइस क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। जब मनी डिमांड जो होगी वो कम होगी और मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट अपने आप कम हो जाएगा। राइट नाउ व्हाट यू आर सीइंग इन द इकोनॉमी इज दैट आरबीआई ने बहुत सारा पैसा फ्लश इन कर दिया मार्केट के अंदर कोविड के बाद से, और उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मनी डिमांड इतनी नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं गिरे जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो गए हैं। इनफैक्ट इन्फ्लेशन रेट इज मच मोर देन इंटरेस्ट रेट्स। तो ये आपकी सिचुएशन जो है, ये जो इंटरेस्ट रेट है ये डिटरमिन होता है मनी मार्केट में, और ये मनी मार्केट में डिटरमिन होके उसके बाद एग्रीगेट डिमांड को इंपैक्ट कर रहा है। और ये मार्केट कौन सी है? इसको हम बोलते हैं गुड्स मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, या गुड्स मार्केट बोल लो उसको। तो अब हम दो मार्केट्स को साइमल्टेनियसली समझेंगे, दो मार्केट्स को साइमल्टेनियसली समझेंगे। एक गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, दोनों को लिंक करती हुई जो चीज है वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट यहां पर डिटरमिन हो रहा है और यहां उसका इन्वेस्टमेंट से इंपैक्ट हो रहा है। कैसे? एडी से। और गुड्स मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम देखते हैं एक कर्व को, जिसको बोलते हैं हम IS कर्व। मनी मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसको हम देखते हैं कर्व से, उसको बोलते हैं हम LM कर्व। और फिर हम इन दोनों मार्केट्स को एक साथ ले आएंगे, उसको हम बोलते हैं IS-LM एनालिसिस। IS-LM एनालिसिस, जब हम गुड्स एंड मनी मार्केट को एक साथ ले आएंगे और डिटरमिन करेंगे कि बॉस इंटरेस्ट रेट कितना होगा और आउटपुट कितना होगा। सो मनी मार्केट टेल्स यू combinations of I and Y, interest rate and income, for which money market is in equilibrium. IS curve gives you combination of I and Y for which goods market is in equilibrium. अभी हम बात करेंगे कि गुड्स मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, ये दोनों अलग अलग बात करेंगे, और फिर साथ में इनका साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन करेंगे, और फिर निकालेंगे कि बॉस वाई स्टार कितना होता है और आई स्टार कितना है।
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कितना होगा और आउटपुट तो कहना मानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फिर ISLM एनालिसिस से कंट्री का AD निकल के आएगा। अभी तक जो हम AD बात कर रहे थे वो बहुत ही माइनर फॉर्म में AD चेक कर रहे थे, जहाँ पर हमने मनी मार्केट को अज्यूम कर लिया था कि वो है ही नहीं, बट असल में जब हम AD देखेंगे तो असल में AD ISLM का एनालिसिस से निकल के आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी डिटरमिन होना चाहिए। फ्लो समझ में आया गाइस? मैंने आपको बताया था ना अभी दो चीज़ें आपकी, एक हो गई एसेट मार्केट, एक आपकी हो गई गुड्स मार्केट। इसको कई बार हम मनी मार्केट को एसेट मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मनी नहीं रहता, उसके अंदर साथ में कंपीटिंग एसेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मनी, तो मनी को हम नैरोली मनी बोल सकते हैं, बट बॉन्ड्स भी आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम बाद में बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कुछ पैसा आप मनी को कैश के फॉर्म में रख सकते हो और कुछ पैसा आप मनी को बॉन्ड्स के फॉर्म में रख सकते हो इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। एज अ हाउस होल्ड गाइज, एज अ हाउस होल्ड जब आपके पास सपोज 100 रुपये की इनकम आई, तो आप कुछ पैसा हो सकता है कैश के फॉर्म में रखो, बट क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो क्या करोगे गाइज? सपोज गाइज टेक योर होम, आपके पास सपोज महीने का 50,000 रुपये आ रहा है, तो will you spend all of it first of all? No, you will spend some amount, rest you will save. बट जो आपने सेव किया गाइज, माय क्वेश्चन इज कि वो आप सारा का सारा कैश के फॉर्म में रखते हो क्या? कुछ पैसा आप क्या करते हो, आप कुछ पैसा बैंक में डाल देते हो या कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो कुछ पैसा जो इन्वेस्ट कर दिया उसको हम अभी मान के चल रहे हैं कि अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको पूरा एसेट मार्केट बोलते हैं। उसका एक पार्ट मनी मार्केट है कैश के फॉर्म में जो आपने रखा, और दूसरा फॉर्म बॉन्ड के फॉर्मेट में जो रखा। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई और मनी डिमांड, और ये बॉन्ड की मार्केट से डिटरमिन हो रहा है, एसेट मार्केट से डिटरमिन हो रहा है इंटरेस्ट रेट, और वो इंटरेस्ट रेट जा रहा है हमारी गुड्स मार्केट के अंदर, और गुड्स मार्केट के बाद से यहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। ये हमने अभी देखा था, ये तो हमें पता ही है कि यहाँ से हमारी इनकम जनरेट होती है, AD से एग्रीगेट डिमांड से इनकम जनरेट होती है अल्टीमेटली। बट उसके लिए यहाँ, और ये जो कनेक्शन है वो क्या है, ये कनेक्शन हमारा है इन्वेस्टमेंट, कितनी होगी इन्वेस्टमेंट डिमांड, और ये इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। तो हमें ये एस्पेक्ट पढ़ना है LM के हिसाब से, जब हम LM कर्व के बारे में पढ़ेंगे, और ये एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे जब हम ये IS कर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तभी लिखा है देखो ISLM कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड्स मार्केट फर्स्ट, ठीक है। गुड्स मार्केट पहले तो इक्विलिब्रियम समझ लो, ये क्या होता है। IS कर्व इज नथिंग बट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट फॉर विच प्लान्ड स्पेंडिंग इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। सो बेसिकली इनकम इज इक्वल टू आउटपुट या इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप ये बेसिकली कह सकते हो द कॉम्बिनेशन। ये जो IS कर्व होता है वो इस तरीके से बनता है, I और Y के कॉम्बिनेशन में बनेगा, ठीक है, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस IS कर्व। तो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ I एंड Y, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है, ये इस कॉम्बिनेशन ऑफ I एंड Y है, I0 एंड Y0, फॉर विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अभी हम बताएंगे कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे और इसका शेप ये ऐसा क्यों है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ I एंड Y फॉर विच गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर आप इस पॉइंट पे हो तो भी आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, अगर आप इस पॉइंट पे हो तो भी आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट is what I had explained you earlier as well. Now what is this relationship? This relationship is telling you that my investment is dependent on autonomous level of investment, and it is also dependent on interest rate. और interest rate के साथ जो है वो negatively related है, ये negative sign है ना, नेगेटिव साइन दिख रहा है, नेगेटिवली रिलेटेड है। दैट मीन्स इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस कर्व, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बोलो या इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बोलो,
वो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट शेड्यूल जो है वो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिवली रिलेटेड है, और इसका जो स्लोप है वो है बी, विच शोज दैट इफ investment increases by 1 unit, this shows change in investment upon change in interest rate. If interest rate changes by 1 unit, investment decreases by point b minus point b units. ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट, सपोज ये इंटरेस्ट रेट पहले था 8%, उसके बाद 9% हो गया, तो 1% जो मेरा चेंज आया इंटरेस्ट रेट में, उसकी वजह से जो मेरा चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट पे वो होगा -b। ठीक है, इतने से कम हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। और उसका लॉजिक क्या है गाइस? उसका लॉजिक सिंपल है कि अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा, तो एज अ बिजनेस कम्युनिटी मुझे लगेगा कि यार चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोन लेना महंगा हो रहा है, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करना शुरू कर दूंगा। तो यही एक मिनट गाइस, सॉरी मैंने एक चीज़ उल्टी ड्रॉ कर दी यहाँ पर, सॉरी, ये होना चाहिए था। इंटरेस्ट रेट पहले 8% पे था, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 9% पे हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ा और उसका इम्पैक्ट देखो इन्वेस्टमेंट पे कितना है, इन्वेस्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट आएगा -0.20 से, -20 से। ठीक है, सो आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ पर I0 पे थी, फिर I1 पे होगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट पहले I0 पे था, फिर अब I1 पे हो गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप एंड दिस B इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विच शोज कि अगर इंटरेस्ट रेट 1 यूनिट से बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक वो था, सिंपल पूरा हमने उसमें सिंपल यही चेंज किया और कुछ नहीं चेंज किया, हमारा बाकी सब कुछ सेम है। देखो बाकी कुछ में अभी मैंने इसको मार्क नहीं किया, आई मार्क इट अप एंड सेंड इट टू यू, बट सी कुछ कोई और चेंज नहीं है। सी बार क्या था, सी क्या था, सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू टी आर बार प्लस सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई टी, ये भी हमने पहले देखा था। जी बार भी सेम है, एन एक्स बार भी सेम है, ये हमने नई चीज़ लिया है। अब सारी टर्म्स को एक साथ रिकलेक्ट करेंगे गाइस, सारी टर्म्स को एक साथ रिकलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ए बार प्लस सी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई माइनस 1 माइनस बी। तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम, और ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू AD, हमेशा AD किसके इक्वल होता है, Y के। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना आएगा गाइस, कैन समवन टेल मी, जल्दी से निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे पहले हमने निकाला था कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट वाज इक्वल टू A बार अपॉन 1 माइनस सी 1 माइनस टी। अब क्या आ रहा है, कैन समवन चेक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अब IS कर्व का डेरिवेशन हो जाएगा, आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी हमेशा के लिए। क्या है गाइस, डिड एनीवन सॉल्व, ग्रेट, एक्सेलेंट। सो आपका आया A बार माइनस BI अपॉन 1 माइनस सी टू 1 माइनस टी। गाइस प्लीज़ रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये Y0 की इक्वेशन है या ये IS की इक्वेशन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि ये अब आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप अपने बैक ऑफ द कॉपीज़ में ना, या जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो, कुछ इक्वेशंस लिख लो, क्योंकि आपको ये बार बार चाहिए होगा। ठीक है, सो फॉर दैट रिकलेक्शन वाले पॉइंट्स, तो इसीलिए फर्स्ट थिंग इज यू नोट सर्टन फार्मूलाज। तो एक आप अल्फ़ा जी की वैल्यू डाल लो, एक अल्फ़ा जी की वैल्यू लिख लो, और एक IS की इक्वेशन लिख लो। बाद में मैं आपको LM की इक्वेशन भी बताऊंगा लिखने के लिए, और फिर मैं आपको IS LM की कंबाइंड इक्वेशन भी लिखने के लिए बोलूँगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि Y स्टार की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप सीधा इसको रेफर करो रादर देन पूरा कैलकुलेट करने की वजह से। ठीक है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन नाउ। So if you see guys, if you see, this is what we have got now. Can we say this as y is equal to alpha g
इंटू ए बार माइनस बी आई, ये आपकी आई एस कर्व की इक्वेशन है अल्टीमेटली, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन, अब ये इक्वेशन कैसे आ रही है, ये देखो, इसको हम डिराइव करके देखते हैं। डिराइव कैसे कर रहे हैं, अब हम डिराइव कर रहे हैं इसको कि बॉस अगर मेरी इंटरेस्ट रेट, मैं ये रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ ना कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड दिस थिंग, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक B1 लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर B1 लिखा हुआ ना, I1 लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे देखा। फिर मैंने नेक्स्ट क्या किया, फिर मैंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो मेरा इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। रिमेंबर गाइज, इस केस में इंटरसेप्ट क्या है, ये हमारी एडी की इक्वेशन है। एडी की इक्वेशन क्या बन रही है, एडी की इक्वेशन इज नथिंग बट ए बार माइनस बी आई, ठीक है, प्लस 1 माइनस सी इंटू सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई, ये हमारी एडी की इक्वेशन है, ठीक है। तो एडी की इक्वेशन के अंदर, ये बेसिकली एडी की इक्वेशन आ गई ना, ये एडी की इक्वेशन है। अब एडी की इक्वेशन के अंदर ये वाला टर्म तो y के साथ डिपेंडेंट है, बट ये जो टर्म रह गया, ये तो बेसिकली इंटरसेप्ट है ना। जब y 0 हो जाएगा तो मेरा इंटरसेप्ट क्या रह जाएगा, इंटरसेप्ट रह जाएगा a बार माइनस बी आई। पहले इंटरेस्ट रेट 1 था, अब इंटरेस्ट रेट मैंने 1 से I2 कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो पहले इंटरसेप्ट ये था, अब इंटरसेप्ट ये हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है बेसिकली मैंने गिरा के दिखाया कि इंटरेस्ट रेट गिराने की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट सपोज पहले मान लो आपका 5% था, अब 4% हो गया। तो ये एडी ऊपर शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाली जो टर्म थी गाइस, नेगेटिव वाला जो टर्म था माइनस के साथ आ रहा था। पहले ए बार -5 था, अब ए बार -4 है, तो इंटरसेप्ट जो है 1 यूनिट से ऊपर इंक्रीज हो गया। तो ये आपका चेंज हुआ, आपका ए बार, आपका जो एडी कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हुआ। और क्योंकि आपका एडी कर्व जो है वो ऊपर शिफ्ट हुआ, इसीलिए जब वो y से इंटरेक्ट करेगा, जब वो AD इज इक्वल टू वाई इम्पैक्ट से इम्पैक्ट करेगा, तो आपका नया इक्विलिब्रियम आएगा ये E2 पे। तो आपका आउटपुट जो है वो y1 से y2 हो गया, जस्ट बिकॉज आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ। एंड उसी डायग्राम को हम नीचे ले आए, y1 से y2 आपका आउटपुट चेंज हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट I1 से I2 हुआ है, ठीक है। सो इन दो डायग्राम्स को हम इंटरलिंक करके बनाते हैं टू डिराइव द IS कर्व। IS कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड IS कर्व क्या है, हमने देखा IS कर्व इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a बार माइनस बी आई इंटू अल्फा जी, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहो तो I को एक तरफ ले जाओ और बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। सो यू कैन राइट दिस एज देखो y इज इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई, ठीक है। ये आ गया, इसकी इक्वेशन आ गई ना। इफ़ आई वॉन्ट टू राइट दिस इक्वेशन, मैं क्या करता हूँ, इसको खोल देता हूँ, अल्फा जी इंटू ए बार माइनस अल्फा जी इंटू बी आई, ठीक है। ना व्हाट आई डू इज, ये अल्फा जी बी आई को एक तरफ ले गया और अल्फा जी ए बार यहाँ पर आ गया, माइनस वाई आ गया, ठीक है। एंड ऑल आई डू इज ये आई वाले टर्म के साथ इसको एसोसिएट कर दिया, तो ए बार अपॉन बी, ठीक है। और ये अल्फा जी था, चलो अल्फा जी बाद में काट देंगे, एंड वाई अपॉन अल्फा जी इंटू बी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बच गया, ए बार अपॉन बी माइनस अल्फा माइनस वाई अपॉन अल्फा जी इंटू बी, ये मेरी आई की इक्वेशन आ गई। ये मेरी इसको भी आप लिख लीजिए एंड में आपने कॉपी की, क्योंकि IS की इक्वेशन को कई बार हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है।
आई के फॉर्म में स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर आप अब देखो कि चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, स्लोप जो जिसको हम बोलते हैं, या चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई जिसको हम स्लोप बोलेंगे, वो क्या होगा, दैट विल बी माइनस, ये तो डिफरेंशिएट करके 1 हो जाएगा, तो अल्फा जी बी, इसको भी आप बॉक्स में करके रख लो। दिस इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ आई एस कर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज, ये स्लोप वगैरह सारी चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा जी या बी आपकी स्लोप या तो बड़ी होगी या स्लोप कम होगी, ठीक है। एंड उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इम्पैक्ट जो होगा किसी भी पॉलिसी का क्या होगा, ठीक है। सो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं गाइज, यहाँ से मैथ्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव शुरू हो जाएगा, जहाँ पर यू नीड टू नो दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। विदाउट नोइंग दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड। आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। अभी तो सिर्फ मैं मैथ्स आपको एब्स्ट्रैक्टली मैथ्स समझा रहा हूँ, बट उसके बाद मैं आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा, बी का इम्पैक्ट क्यों होगा उसका स्लोप के साथ, ठीक है। बट ये एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स भी पता होना चाहिए, लॉजिक तो इन एनी केस आना ही आना है इनके पीछे। So first of all, the important thing is to derive this. We will talk about the derivation in detail in the next class. And then देखो यहाँ पर स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं ना, देखो स्लोप आपका चेंज हो रहा है, ये देखा आपने, एक आई एस कर्व ऐसा है और एक आई एस कर्व ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा स्लोप, ये देखो, ये सेम इक्वेशन जो अभी हमने निकाली, ठीक है, सेम इक्वेशन जो अभी हमने निकाली वो स्लोप के ऊपर बात हो रही है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी भी चीज़ का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इस केस में वाई क्या है, वाई क्या है आई, और ये क्या है, एक्स क्या है ये, तो दैट मीन्स चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई, या फिर डी आई बाई डी वाई। दिस इज जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप। इसी को आप इस तरीके से, इसी को हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स भी यही तो चीज़ होती है, चेंज इन एक यूनिट अगर एक्स चेंज होगा तो वाई कितने से चेंज होगा, यही तो हम देखना चाह रहे हैं। तो ये जो स्लोप है ये हमने पता चल गया हमें हमारी इक्वेशन से, ये 1/1 अल्फा जी इंटू बी। ये माइनस साइन तो बेसिकली दिखा रहा है कि नेगेटिवली स्लोपिंग है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। नाउ अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर b ज़्यादा होगा तो स्लोप इंक्रीज होगा कि कम होगा। इसका मतलब क्या है कि स्लोप b ज़्यादा होने का मतलब क्या है और b कम होने का मतलब क्या है, ये आप समझने की कोशिश करो। और उसका इम्पैक्ट स्लोप से क्या है, ठीक है, कि आपका b ज़्यादा होने की वजह से कर्व जो होगा वो ऐसा होगा कि कर्व ऐसा हो जाएगा, आई एस कर्व। पहले तो ये बताओ कि इसमें से स्लोप किसका ज़्यादा है, 1 का स्लोप ज़्यादा है कि 2 का स्लोप ज़्यादा है, ये सोच के बताओ। अभी मैं सिंपल आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा, सिर्फ इंट्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास में। किसका स्लोप ज़्यादा, बस ये देखना है, ये वाला ज़्यादा स्लोप है कि ये 1 ज़्यादा स्लोप है कि 2 ज़्यादा स्लोप है। छवि कह रही है कि 1 का स्लोप ज़्यादा है। एनीवन एल्स? ऑल ऑफ यू अग्री विद छवि? ग्रेट। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है वो tan थीटा देख के भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी वो ये देख सकते हैं कि बॉस अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ज़्यादा स्लोप दिख रहा है चढ़ने के लिए। अगर ये सीढ़ी है, अगर मान लो ये एक सीढ़ी है और ये वॉल है, ठीक है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखते थे, तो यहाँ से यहाँ चढ़ने में स्लोप ज़्यादा है, मुझे चढ़ने में ज़्यादा डर लगेगा, ठीक है। और अगर ये ऐसी लाइन है तो अगर ऐसा सीढ़ी है तो मैं आराम से यहाँ से यूं यूं करके चढ़ पाऊंगा, तो स्लोप कम है, ठीक है। तो tan थीटा का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है, बट वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की बजाय हम इसको सिंपल भाषा में समझ लेंगे। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज करेगी, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज करेगी तो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। नेगेटिव साइन भूल जाओगा, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये नेगेटिवली स्लोपिंग है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है एक्चुअली में। इस तरीके से मॉडुलस के फॉर्म में देख सकते हैं इसको। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डी आई बाई डी वाई। सोचो, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, एग्जैक्टली
तो ध्यान रखना, अभी हम नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों अगर अल्फा जी, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है या फिर अगर बी ज़्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है अगर, तो हमारा जो आई एस कर्व है वो इस तरीके से ये वाला आई एस कर्व हो जाएगा रादर देन ऐसा आई एस कर्व, फ्लैट होना शुरू हो जाएगा आई एस कर्व, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ से भी दिख सकता है गाइस, ये देखो, ये आपको यहाँ से भी दिख सकता है। अगर B ज़्यादा है उसका मतलब क्या हुआ गाइस, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, आई विल लूज कनेक्शन गाइस, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।